हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हमने परंपरागत, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत एवं कोयले के बारे में अध्ययन किया था। दोस्तों, आज हमारी सक्सेस बैच की दूसरी क्लास होगी। लेकिन दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी जारी हो चुकी है। इसका नोटिफिकेशन कल यानी कि 20 फरवरी को ही जारी किया है और इसके जो फॉर्म की जो डेट स्टार्ट हुई है वो आज यानी 21 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। राजस्थान टेक्निकल हेल्पर वैकेंसी के अंदर आपके उत्पादन और आपका वितरण दोनों के अंदर ही अलग अलग वैकेंसी निकली हुई है। उत्पादन की अलग वैकेंसी निकाली है और डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जेबीवीएनएल से अलग वैकेंसी निकाली हुई है। तो इन दोनों के फॉर्म की जो आपकी डेट है वो 21 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और 20 मार्च तक आपके फॉर्म चलेंगे। आपने अगर इसका सिलेबस देखा हो तो देखिए, आपके यहाँ पर राजस्थान टेक्निकल हेल्पर वैकेंसी के अंदर आपके दो पेपर होते हैं, एक होता है प्री पेपर और एक होता है मेन पेपर। प्री पेपर का सिलेबस अलग होगा, मेन पेपर का सिलेबस अलग होगा। प्री पेपर के अंदर अपने टेक्निकल पार्ट की अगर बात करें तो आपसे एक 50 क्वेश्चंस आएंगे और नॉन टेक्निकल पार्ट के अंदर भी आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे। यानी कि प्री पेपर के अंदर आपके टोटल 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें से 50 तो नॉन टेक्निकल और 50 टेक्निकल के अंदर होगा। प्री पेपर आपके 90 मिनट का पेपर होगा और इसके अंदर आपको क्वालिफाई मार्क्स इसके अंदर क्या करना है, लाना है। जो आपके 50 जो नॉन टेक के जो आपके क्वेश्चंस आएंगे उसमें से 10 क्वेश्चन तो आपके मैथ और साइंस के हैं, 35 क्वेश्चन राजस्थान जीके के हैं और 5 क्वेश्चन है आपके इंडिया जीके प्लस आपके करंट के हैं और 50 क्वेश्चन आपके ट्रेड थ्योरी के होने वाले हैं। ये तो हो गया आपका प्री पेपर। अब जो मेन पेपर आता है, मेन पेपर के अंदर आपके 150 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपके 100 क्वेश्चंस है जो ट्रेड थ्योरी का आते हैं। तो सबसे ज्यादा योगदान इस वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा जो वेटेज रहने वाला है वो अपनी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का रहने वाला है। उसके पश्चात 50 क्वेश्चन वही नॉन टेक के होंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपके मैथ और साइंस के, 30 क्वेश्चन है आपके उसके अंदर राजस्थान जीके का पोर्शन रहेगा और करंट का रहेगा और 10 क्वेश्चन है आपके इंडिया जीके का रहेगा। तो सबसे ज्यादा आपको जो जहां मेहनत करने की जरूरत है वो है आपके 100 क्वेश्चन जो आपके ट्रेड थ्योरी के। तो हमने इस बैच को इन सारी वैकेंसियों को ध्यान में रखते हुए बनाया है। इधर आपकी लोको पायलट का भी सेकंड पेपर आपके मार्च के अंदर होने की सारी उम्मीद है। तो आपके लोको पायलट का पेपर है वो मार्च के अंदर हो सकता है। तो आपको इन सब वैकेंसियों को ध्यान में रखते हुए आपको बिल्कुल एक निश्चित क्रम में और बिल्कुल एक व्यवस्थित ढंग से आपको तैयारी की जरूरत है। आपका इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के लिए मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं, चाहे आपकी टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी हो चाहे लोको पायलट की हो, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा तो आपकी ट्रेड थ्योरी 100% क्लियर हो जाएगी। वहां आपको कहीं पर भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास। तो आज हम अपन पढ़ेंगे कौन सा, आपका हमने डिस्ट्रीब्यूशन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था और डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर के अंदर कुछ बेसिक्स हमने लास्ट की क्लास के अंदर देख लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे पावर प्लांट। अब देखिए, पावर प्लांट से अपन क्या करते हैं, विद्युत का उत्पादन करते हैं। तो हमारे भारत के अंदर सर्वाधिक विद्युत का जो उत्पादन किया जाता है वो थर्मल पावर प्लांट से किया जाता है। भारत के अंदर सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन कौन से पावर प्लांट से किया जाता है, तो सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन कौन से पावर प्लांट से किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट से। थर्मल पावर प्लांट की सहायता से जो विद्युत का उत्पादन होता है वो होता है आपका 65 से लेकर 75% तक। क्या 65 से 75% तक विद्युत का जो उत्पादन है वो थर्मल पावर प्लांट की सहायता से किया जाता है। इसके बाद में जो सेकंड नंबर का पावर प्लांट आता है वो आता है आपका हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट की सहायता से 20% विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और तीसरा जो आता है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट, और न्यूक्लियर पावर प्लांट की सहायता से ओनली 3% विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो अगर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पावर प्लांट आता है वो होता है आपका थर्मल पावर प्लांट, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट की सहायता से ही सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। कितना परसेंट, 65 से लेकर कितना 75% तक विद्युत का उत्पादन है वो थर्मल पावर प्लांट से किया जाता है। तो आज हम थर्मल पावर प्लांट के बारे में ही डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम थर्मल पावर प्लांट को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके बिल्कुल एडवांस लेवल पर जाके खत्म करने वाले हैं। आपको एक एक वर्ड में आपको यही याद करवाऊंगा, थर्मल पावर प्लांट के अंदर किस प्रकार से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। देखिए, थर्मल पावर प्लांट के अंदर क्या किया जाता है, एक बॉयलर होता है और उस बॉयलर के अंदर क्या किया जाता है, पानी को गर्म करके क्या बनाई जाती है, भाप बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, बॉयलर के अंदर पानी को गर्म करके भाप बनाई जाती है।
यानी कि बॉयलर के अंदर अपन किसका यूज करते हैं, पानी का। तो थर्मल पावर प्लांट के अंदर सबसे पहली बात यही आ जाता है कि इसके अंदर जो पानी होता है, थर्मल पावर प्लांट के अंदर जो पानी का प्रयोग किया जाता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है। तो थर्मल पावर प्लांट के अंदर जो पानी यूज किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट के अंदर क्या किया जाता है, जो पानी यूज किया जाता है उस पानी की जो पीएच मान होता है, पानी का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो पानी का पीएच मान होता है 8.5। कितना होता है, 8.5। थर्मल पावर प्लांट के अंदर यूज किए जाने वाले पानी की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 8.5 होती है। फिर अगला जो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है वो ये बन जाता है कि थर्मल पावर प्लांट की तापीय दक्षता कितनी होती है। थर्मल पावर प्लांट की तापीय दक्षता, तो देखिए थर्मल पावर प्लांट की जो तापीय दक्षता होती है वो होती है आपकी 30% से लेकर 40% तक। थर्मल पावर प्लांट की तापीय दक्षता कितनी होती है आपके 30% से लेकर कितना होती है, 40% तक होती है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन बनता है थर्मल पावर प्लांट की ओवरऑल एफिशिएंसी, यानी कि कुल दक्षता। थर्मल पावर प्लांट की जो कुल दक्षता होती है वो कुल दक्षता क्या होती है, आपकी जो तापीय दक्षता है, तापीय दक्षता होती है, उस तापीय दक्षता से क्या होती है 1% से लेकर 2% तक क्या होती है आपकी, कम होती है। तापीय दक्षता से कितनी कम होती है, तो 1% से 2% तक कम दक्षता किसकी होती है, आपकी थर्मल पावर प्लांट की। तो थर्मल पावर प्लांट के अंदर बेसिक्स आपकी जो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं वो आपके सामने, कि थर्मल पावर प्लांट के अंदर यूज किए जाने वाले पानी का पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो 8.5 होती है। थर्मल पावर प्लांट की तापीय दक्षता कितनी होती है, 30 से 40%। कई किताबों में आपको 35 से 40% भी मिल जाएगा, पर आपको लगभग याद रखना है कितनी होती है, 30 से 40%। अब इसकी जो कुल दक्षता होती है वो इसकी जो तापीय दक्षता होती है उससे 1 से क्या होता है आपका 2% कम होती है। इसके बाद में बात आती थर्मल पावर प्लांट है वो आपका रैंकाइन साइकिल पर काम करता है। किस पे काम करता है आपका थर्मल पावर प्लांट, तो थर्मल पावर प्लांट है वो रैंकाइन साइकिल। रैंकाइन साइकिल या साइकिल का मतलब होता है चक्र आपका, तो रैंकाइन चक्र या रैंकाइन साइकिल पर काम करता है। तो थर्मल पावर प्लांट किस पर काम करता है, तो थर्मल पावर प्लांट है वो आपका रैंकाइन साइकिल पर क्या करता है, आपका काम करता है। अब बात करते हैं कि रैंकाइन साइकिल होता क्या चीज है। तो आपको तो याद रखना है कि थर्मल पावर प्लांट किस पे काम करता है, रैंकाइन साइकिल, रैंकाइन साइकिल पर काम करता है। तो रैंकाइन साइकिल के बारे में बता दूं होता क्या चीज है। देखिए थर्मल पावर प्लांट के अंदर एक होता है फीड वाटर पंप। क्या होता है, फीड वाटर पंप। फीड वाटर पंप क्या करता है, जो आपके रिवर से पानी को उठाता है और पानी को उठाकर बॉयलर के पास क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। तो थर्मल पावर प्लांट के अंदर क्या होता है, एक तो आपका फीड वाटर पंप होता है। क्या होता है, फीड वाटर पंप। अब फीड वाटर पंप से जो पानी होता है वो पानी कहाँ जाता है, आपका बॉयलर के पास जाता है। फीड वाटर पंप से पानी कहाँ जाता है, बॉयलर। अब बॉयलर के अंदर पानी को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। गर्म करके उसकी क्या बनाई जाती है, भाप बनाई जाती है। फिर उस भाप को किसके पास भेजा जाता है, टरबाइन के पास। तो बॉयलर से जो भाप बनेगी वो भाप किसके पास जाएगी, आपके टरबाइन के पास जाएगी। किसके पास जाएगी, टरबाइन। इस भाप से टरबाइन क्या करेगा, घूमेगा। अब जो आपकी बची हुई भाप है उसको वापस किसके पास पहुंचा जाता है, वापस किसके पास पहुंचा दिया जाता है, तो उसको वापस पहुंचा दिया जाता है किसके पास, आपके कंडेंसर के पास। वापस उसको कहां भेज देते हैं, इसको कंडेंसर के पास। कंडेंसर क्या करता है, इस बची हुई भाप को वापस क्या कर देता है, आपका पानी में बदल देता है। फिर उस पानी को वापस सर्कुलेटिंग पंप की सहायता से कहां पहुंचा जाता है, फीड वाटर पंप के पास। फिर फीड वाटर पंप वापस उस पानी को कहां पहुंचा देगा, बॉयलर। बॉयलर से फिर भाप कहां जाएगी, टरबाइन। टरबाइन से फिर वो बची हुई भाप कहां आएगी, कंडेंसर। कंडेंसर से वो भाप ठंडी होकर वापस कहां चल जाएगी, फीड वाटर। तो इस प्रकार से यहां पर क्या बनता है, एक चक्र बन जाता है। इस चक्र को ही अपन कौन सा चक्र बोलते हैं, रैंकाइन साइकिल या रैंकाइन चक्र के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो ये होगी आपके थर्मल पावर प्लांट की कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन। एक आपको याद रखना है, थर्मल पावर प्लांट से कितना परसेंट विद्युत का उत्पादन किया जाता है, तो 65 से 75%। 65 से 75% विद्युत का उत्पादन, विद्युत का उत्पादन, विद्युत का उत्पादन करते हैं कौन से पावर प्लांट से, अपन थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट की सहायता से 65 से 75% विद्युत का उत्पादन किया जाता है। थर्मल पावर प्लांट की पीएच, पानी होता है उसके अंदर यूज होने वाले पानी की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 8.5 होती है। थर्मल पावर प्लांट की तापीय दक्षता कितनी होती है, 30 से 40% तक होती है। थर्मल पावर प्लांट की कुल दक्षता क्या होती है,
तापीय दक्षता से 1 से 2% क्या होती है, कम होता है। थर्मल पावर प्लांट कौन से साइकिल पर काम करता है, तो थर्मल पावर प्लांट रैंकाइन साइकिल पर काम करता है। रैंकाइन साइकिल क्या होता है, तो फीड वाटर पंप क्या करता है, पानी को बॉयलर के पास भेजता है, बॉयलर पानी को गर्म करके भाप बनाता है, वो भाप टरबाइन के पास जाती है, उस भाप से टरबाइन क्या करता है, घूमता है, बची हुई भाप को वापस कंडेंसर के पास भेज दिया जाता है, कंडेंसर उस भाप को ठंडा करके वापस पानी में बदल देता है और वहां से उस पानी को वापस फीड वाटर पंप के पास पहुंचा दिया जाता है। तो इस प्रकार एक चक्कर बन जाता है जिसे ये अपन क्या कहते हैं, रैंकाइन साइकिल कहते हैं। तो ये तो हो गया आपका थर्मल पावर प्लांट के अंदर जो बेसिक क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं वो क्वेश्चंस। अब इसके बाद में अगला जो क्वेश्चंस बनता है थर्मल पावर प्लांट के अंदर, वो क्वेश्चंस ये बनता है कि ये थर्मल पावर प्लांट के भाग है। आप ये डायग्राम देख पा रहे हो, ये सारा का सारा डायग्राम किसका है, आपका थर्मल पावर प्लांट के अंदर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस यहाँ से बन जाता है, आपको इनमें से किसी भी एक भाग का नाम दे देगा, जैसे आपको दे दिया इकोनोमाइजर, तो इकोनोमाइजर कौन से पावर प्लांट का भाग है, तो आपको याद रखना पड़ेगा इकोनोमाइजर कौन से पावर प्लांट का भाग है, आपके थर्मल पावर प्लांट का। जैसे दे दिया सुपर हीटर, तो सुपर हीटर कौन से पावर प्लांट के अंदर यूज होता है, तो सुपर हीटर कौन से पावर प्लांट के अंदर यूज होता है, आपके थर्मल पावर प्लांट के अंदर। तो एक तो इनके आपको याद रखने हैं कि कौन से पावर प्लांट के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं। दूसरे, इन सब भागों के काम क्या है, कि इसके अंदर ये सुपर हीटर होता है, ये क्या काम करता है, ये इकोनोमाइजर है, ये क्या काम करता है, एयर प्री हीटर होता है, वो क्या काम करता है, ये टरबाइन है, उसका क्या काम है, कंडेंसर का क्या काम है, कूलिंग टावर का क्या काम है। तो इसके अंदर सबकी क्या की जाती है, आपसे वर्किंग पूछी जाती है कि इसकी क्या काम होती है, ये किस प्रकार से काम करते हैं, उसके बारे में यहाँ से आपके क्वेश्चन आता है। तो एक तो इंपॉर्टेंट है आपके ये सारे बेसिक क्वेश्चन, इनको आपको ऐसे कैसे नोट करना है और सेम इनको क्या करना है, आपको याद करना है। तो ये सारी चीजें आप नोट करो कि थर्मल पावर प्लांट से कितना % विद्युत का उत्पादन होता है, तो कितना % होता है, 65 से 75%, पीएच वैल्यू 8.5, तापीय दक्षता 30 से 40%, कुल दक्षता तापीय दक्षता से 1 से 2% कम। कौन सा साइकिल पर काम करता है, रैंकाइन साइकिल पर काम करता है। ठीक है, अब मैं इनको यहां से मिटा रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, तो मैं इनको यहां से मिटा रहा हूं और मिटाने के पश्चात अपन देखेंगे थर्मल पावर प्लांट के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, थर्मल पावर प्लांट के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं। देखिए आपको जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं वो सारा इंपॉर्टेंट डाटा है और ये सारा डाटा आपको आपके नोट्स के अंदर लिखना है और नोट्स के अंदर लिखने के साथ साथ आपको इनको रिवाइज करना है, टाइम से आपको इसको रिवाइज करते चलना है जैसे जैसे, क्योंकि अपन धीरे धीरे करेंगे, इतना जल्दी नहीं है, अपना आराम से सिलेबस को क्या कर लेंगे, अपन कंप्लीट कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करना है। बात यह है जो भी पढ़े अपन बिल्कुल 100% पढ़ना चाहिए, यानी कि सीधी सी बात है, अपना इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो आपको जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसको 100% दो। यानी कि आपने अगर पावर प्लांट या पावर सिस्टम पढ़ रहे हो तो पावर सिस्टम को फिर आप 100% कंप्लीट करो। ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और हो गया पावर सिस्टम। उससे क्या होता है, ना तो अपनी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन अटेंड हो पाते हैं और अपना जो फालतू का टाइम भी क्या हो जाता है, आपका जो टाइम होता है वो भी क्या होता है, फालतू में खर्च हो जाता है। तो आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है वो बिल्कुल जीरो से लेकर आपको एडवांस लेवल तक पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको इन वैकेंसियों के अंदर सिलेक्शन मिलने वाला है। आपको पता है कितनी कम कम वैकेंसी आ रही है, केवल 60 वैकेंसी आई है आपके डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, और आपके जो इसके अंदर शायद उत्पादन के अंदर आपके 4 ग्रुप बना रखे हैं, उसमें से आपका जो फर्स्ट ग्रुप है इलेक्ट्रिकल वालों का, उसके अंदर लगभग 66 के समथिंग वैकेंसी, आप वो देख लेना, मेरे को इतना ज़्यादा कंफर्म पता नहीं है, लेकिन मैंने बताया आपकी वैकेंसी, आपके जो फॉरम स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके 21 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, और सिलेबस मैंने आपको बता दिया। प्री के अंदर तो आपके 50 क्वेश्चन आएंगे ट्रेड के, और मेन के अंदर आपके 100 क्वेश्चन आएंगे ट्रेड के। तो ट्रेड का वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए ट्रेड को आपको अच्छे से क्लियर करनी पड़ेगी, तब जाके ही आप इस वैकेंसी के अंदर सीट निकाल सकते हो। तो आपको बिल्कुल बहुत स्टैंडर्ड तरीके से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो देखिए मैंने अभी आपको लिखवाया थर्मल पावर प्लांट से कुछ बेसिक क्वेश्चन आपके बन सकते थे। अब हम देखेंगे क्या आपके थर्मल पावर प्लांट के भाग, क्या देखेंगे, थर्मल पावर प्लांट के भाग। देखिए थर्मल पावर प्लांट, यहां पर ये देखिए क्या है आपका बॉयलर, ये क्या है आपका बॉयलर है। इस बॉयलर के अंदर क्या किया जाता है, अपन को पानी को किस में बदला जाता है, भाप में कन्वर्ट किया जाता है। तो एक तो बॉयलर के अंदर क्या आएगा, पानी आएगा, क्या आएगा, पानी। फिर इसके अंदर क्या किया जाता है, पानी को गर्म करने के लिए अपन को ईंधन जलाना पड़ेगी, अपन को आग की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर ईंधन चाहिए अपन को। तो ईंधन का किसका यूज करेंगे बॉयलर के अंदर, कोयले का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, कोयला। तो दूसरा चीज यहाँ पर से क्या आएगा, कोयला आएगा। इस कोयले को
और आपका जो कोयला है, इस कोयले को जलाने के लिए अपन को किसकी आवश्यकता होगी? हवा की। तो यहाँ पर क्या आएगी? एक तीसरी की चीज क्या आएगी? हवा आएगी। तो इसके अंदर तीन चीजें आती है इंपॉर्टेंट। बॉयलर के अंदर कितनी चीजों की आवश्यकता होगी अपन को? तीन। एक तो बॉयलर के अंदर क्या चाहिए अपन को? पानी चाहिए। एक तो बॉयलर के अंदर क्या चाहिए अपन को? पानी। दूसरा बॉयलर के अंदर क्या चाहिए अपन को? ईंधन चाहिए। इस ईंधन को जलाने के लिए अपन को क्या चाहिए? इसके अंदर हवा चाहिए। क्या चाहिए? हवा। तो पानी, ईंधन और हवा, इन तीन चीजों की अपन को किसके अंदर आवश्यकता होती है? बॉयलर के अंदर। तो सबसे पहले तो अपन क्या लाते हैं? ईंधन लाते हैं। क्या लाते हैं? ईंधन। ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करेंगे अपन? कोयले का प्रयोग करेंगे। ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करेंगे अपन? कोयले का प्रयोग करेंगे। तो देखो ये जो यहाँ पर आपको ऊपर सिंबल दे रखा है, ये है आपका कोल स्टोरेज प्लांट। ये क्या है आपका? कोल स्टोरेज प्लांट है। कोल स्टोरेज प्लांट का मतलब यहां पर कोयले को क्या किया जाता है? आपका स्टोर किया जाता है। क्या है आपका? कोल स्टोरेज प्लांट है। ठीक है। फिर यहां पर क्या है आपका? यह है कोल हैंडलिंग प्लांट। देखिए यहां पर तो कोयला क्या रहेगा? बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर स्टोर किया जाएगा। फिर वहां से कोयले को किसके अंदर लाया जाएगा? कोल हैंडलिंग प्लांट के अंदर लाया जाएगा। किसके अंदर लाया जाएगा? कोल हैंडलिंग प्लांट। तो ये दूसरा नंबर पे जो लगा हुआ है, ये लगा हुआ है आपका क्या? कोल हैंडलिंग प्लांट। ये क्या है आपका? कोल हैंडलिंग प्लांट। तो कोल हैंडलिंग प्लांट के अंदर क्या होता है? आपका कोयला होता है। फिर इस कोल हैंडलिंग प्लांट से अपन बॉयलर के अंदर क्या किया जाता है? कोयला लाया जाता है। मतलब बॉयलर के अंदर जो भट्टियां होती है, उन भट्टियों को कोयले की जो सप्लाई की जाती है वो कहां से की जाती है? कोल हैंडलिंग प्लांट की जाती है। बॉयलर के अंदर जो भट्टियां होती है, उन भट्टियों को कोयले की सप्लाई कहां से की जाती है? कोल हैंडलिंग प्लांट से। तो कोल हैंडलिंग प्लांट का कार्य समझ में आ गया। कोल हैंडलिंग प्लांट क्या करता है? बॉयलर के अंदर जो भट्टियां होती है, उन भट्टियों को कोयले की क्या करता है? सप्लाई करता है। इस कोल हैंडलिंग प्लांट को कोयला कहां से आता है? तो कोल स्टोरेज प्लांट से। कोल स्टोरेज प्लांट से पहले कोयला किसके पास आएगा? कोल हैंडलिंग प्लांट। कोल हैंडलिंग प्लांट से कोयला किसके पास जाएगा? बॉयलर की भट्टियों के पास जाएगा। ये चीज समझ में आएगी। तो कोयला अपन ने इस बॉयलर की भट्टियों के अंदर कोयला डाल दिया। अब इस कोयले को जलाने के लिए अपन को किसकी आवश्यकता होती है? हवा की। किसकी आवश्यकता होती है? हवा की। तो देखिए यहां पर है आपका एयर प्री हीटर। यहां से चल रहे हैं अपन, ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। अब यहां से स्टार्ट किया तो यहां से तो क्या आ गया आपका? कोयला। तो ये वाली जो लाइन है वो किसकी सप्लाई कर रही है? आपकी कोयले की। अब मैं बात कर रहा हूं एयर प्री हीटर। किसकी बात कर रहा हूं? एयर प्री हीटर। अब यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि आपका एयर प्री हीटर, पहली बात तो कौन से पावर प्लांट का भाग है? तो एयर प्री हीटर है आपका थर्मल पावर प्लांट का भाग है। फिर आता है एयर प्री हीटर का काम क्या है? तो एयर प्री हीटर क्या करता है? आपका ये जो यहां से बाहर से वातावरण की जो बाहर से हवा होती है, उस वातावरण से बाहर की हवा कहां जाती है? सबसे पहले एयर प्री हीटर के अंदर। ये हवा, वातावरण की हवा एयर प्री हीटर के अंदर जाएगी। फिर एयर प्री हीटर से ये हवा किसके अंदर जाएगी? बॉयलर के अंदर जाएगी। ये हवा किसके अंदर जाएगी? बॉयलर के अंदर। तो हवा को, वातावरण की हवा को बॉयलर के अंदर भेजने का काम कौन कर रहा है? आपका एयर प्री हीटर क्या कर रहा है? कौन कर रहा है? एयर प्री हीटर। एयर प्री हीटर के अंदर क्या होता है? एक आपका फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन होता है। एक क्या होता है? फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन। यानी कि एयर प्री हीटर के अंदर क्या लगा होता है? एक पंखा लगा होता है। फैन का मतलब क्या होता है? पंखा। ये पंखा क्या करता है? वातावरण की जो हवा है, उस वातावरण की हवा को खींचकर कहां पहुंचाता है? एयर प्री हीटर। अब एयर प्री हीटर के अंदर क्या आती है? आपकी फ्लू गैसें आती है। एयर प्री हीटर के अंदर क्या आती है? आपकी फ्लू गैसें। क्या आती है? फ्लू गैसें। अभी आपको मैं समझा दूंगा फ्लू गैसें क्या होती है। तो एयर फ्री हीटर के अंदर क्या होती है? आपकी फ्लू गैसें होती है। ये फ्लू गैसें क्या होती है? आपकी गर्म गैसें होती है, गर्म भाप होती है, गर्म गैस होती है, बिल्कुल गर्म गैस। ये फ्लू गैसें क्या करती है? इस एयर प्री हीटर के अंदर होती है। तो एयर प्री हीटर के अंदर फ्लू गैसें होती है, मतलब गर्म गैसें होती है। अब ये वातावरण की जब हवा इस एयर प्री हीटर के अंदर आएगी और एयर प्री हीटर के अंदर से क्या गुजारी जा रही है? फ्लू गैसें। तो ये जो गर्म गैसें हैं, ये वातावरण से आने वाली हवा के अंदर जो नमी होती है, उस नमी को क्या कर लेती है? सोख लेती है। क्योंकि वातावरण की हवा के अंदर क्या होती है? नमी, मॉइस्चर होती है। अगर वो नमी वाली हवा मैंने अगर बॉयलर के अंदर भेज दी तो वहां पर वो कोयला अच्छे से जल नहीं पाएगा, क्योंकि उस हवा के अंदर क्या है? पानी की मात्रा है, नमी है, मॉइस्चर है।
तो नमी वाली हवा अगर मैं बॉयलर के अंदर बहता हूं तो कोयले को जलने में क्या लगेगा, समय लगेगा। तो हमने क्या किया, वातावरण से जो हवा आ रही है उसकी नमी को सोखने के लिए, वातावरण से आने वाली हवा की नमी को सोखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एयर प्रीहीटर। अब एयर प्रीहीटर के अंदर जो आपको ऊष्मा मिलती है, इसको ऊष्मा, भाई गैसों को गर्म करने के लिए, वातावरण की हवा को गर्म करने के लिए इसको ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी ना। तो एयर प्रीहीटर को जो ऊष्मा प्राप्त होती है वो कहां से मिलती है, फ्लू गैसों से। यहीं से क्वेश्चन मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एयर प्रीहीटर के अंदर जो आपको एयर प्रीहीटर है वो ऊष्मा किन से प्राप्त करता है, तो एयर प्रीहीटर को ऊष्मा किससे मिलती है, फ्लू गैसों से। तो एयर प्रीहीटर क्या करता है, फ्लू गैसों से क्या लेगा, ऊष्मा। फ्लू गैसों से ऊष्मा लेकर वातावरण से आने वाली हवा की नमी को क्या कर लेगा, सोख देगा। मतलब वातावरण से आने वाली हवा को क्या कर देगा, गर्म कर देगा। अब ये जो गर्म हवा है, एयर प्रीहीटर से क्या जाएगी, आपकी गर्म हवा, हॉट एयर, गर्म हवा किसके अंदर भेजी जाती है, बॉयलर के अंदर किया जाता है। तो वातावरण की जो नमी युक्त हवा है उसको गर्म हवा में बदलने का काम कौन कर रहा है, एयर प्रीहीटर। वातावरण से आने वाली हवा की नमी को सोखने का काम कौन कर रहा है, आपका एयर प्रीहीटर। तो एयर प्रीहीटर वातावरण से हवा को लेता है, उसकी नमी को ये यहाँ पर से सोखता है, नमी को सोखने के पश्चात उस हवा को गर्म करके फिर कहाँ भेजता है, आपके बॉयलर के पास। दूसरा क्वेश्चन आता है कि एयर प्रीहीटर को ऊष्मा कहां से प्राप्त होती है, तो एयर प्रीहीटर को ऊष्मा मिलती है फ्लू गैसों से। क्या होता है, यहां पर भट्टी आपकी जली, भट्टी के जलने से यहां पर ऊष्मा प्राप्त हुई, ऊष्मा से क्या होती है, इस भट्टी से गर्म गैसें निकलती है, वो गर्म गैसों को कहते हैं अपन क्या, फ्लू गैस। गर्म गैसों को क्या बोलते हैं अपन, फ्लू गैस बोलते हैं। ये फ्लू गैस सबसे पहले कहां जाती है, सुपर हीटर के पास। यहां पर भी ये क्या है, आपकी फ्लू गैस है। ये फ्लू गैस सबसे पहले किसके पास जाएगी, सुपर हीटर। सुपर हीटर से जो फ्लू गैसें बच जाएगी वो कहां जाएगी, आपके इकोनोमाइजर। तो यहां से क्या आ रही है, यहां पर भी क्या आ रही है, आपकी फ्लू गैस आ रही है। फिर इकोनोमाइजर से जो फ्लू गैसें बचेगी वो किसके पास चल जाएगी, एयर प्रीहीटर के पास। तो यहां से बॉयलर के अंदर अपने भट्टी जली, भट्टी जलने से जो गर्म गैसें निकल रही है वो गर्म गैसें सबसे पहले कहां जा रही है, आपके सुपर हीटर। सुपर हीटर के अंदर काम करने के पश्चात बची हुई गैसें वो कहां चल जाएगी, इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर में काम करने के पश्चात जो गर्म गैसें बच जाएगी वो कहां चल जाएगी, एयर प्रीहीटर। अब एयर प्रीहीटर के पास भी जो बची हुई गैस है वो अपन के क्या कर रहे हैं, धुएं के रूप में वातावरण के अंदर क्या कर दी जाती है, उनको छोड़ दी जाती है। तो इन सबको जो ऊष्मा प्राप्त हो रही है, चाहे आपका एयर प्रीहीटर हो, चाहे आपका इकोनोमाइजर हो, चाहे आपका सुपर हीटर हो, इन तीनों को जो ऊष्मा प्राप्त होती है, इन तीनों को जो ऊष्मा प्राप्त होती है वो किन से मिलती है, फ्लू गैसों से मिलती है। इन फ्लू गैसों को अपन अवशिष्ट गैसें भी बोलते हैं। इन फ्लू गैसों को क्या बोलते हैं अपन, अवशिष्ट गैसें भी बोलते हैं। अवशिष्ट गैसों के नाम से भी इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो आपका एयर प्रीहीटर, इकोनोमाइजर और सुपर हीटर, इन सबको जो ऊष्मा प्राप्त होती है वो फ्लू गैसेस या अवशिष्ट गैसों से प्राप्त होती है। तो आपका एयर प्रीहीटर का काम कंप्लीट हो गया। एयर प्रीहीटर के बारे में आपको मैं यहां पर लिख देता हूं कि एयर प्रीहीटर आपका क्या काम करता है, एयर प्रीहीटर। तो एयर प्रीहीटर क्या करता है, वातावरण से क्या करता है, वातावरण से आने वाली, वातावरण से आने वाली, वातावरण से आने वाली जो नमी युक्त वायु है, नमी युक्त वायु, सॉरी, नमी युक्त वायु की ऊष्मा को, सॉरी, नमी युक्त वायु की नमी को सोख कर गर्म वायु बॉयलर, गर्म वायु बॉयलर में भेजता है। तो एयर प्रीहीटर क्या काम कर रहा है आपका, वातावरण से जो वायु आ रही है उसके अंदर क्या होती है, नमी। उस वायु की नमी को क्या कर लेता है, सोख लेता है, और सोख कर जो गर्म वायु है उस गर्म वायु को कहां भेजता है, ये बॉयलर के अंदर भेजता है। दूसरा याद रखना है, इसको जो ऊष्मा प्राप्त होती है, एयर प्रीहीटर को ऊष्मा, क्या, एयर प्रीहीटर, एयर प्रीहीटर क्या करता है, जो आपकी फ्लू गैसेज होती है, जो फ्लू गैसें होती है उन फ्लू गैसों से क्या करता है, ऊष्मा प्राप्त करता है। फ्लू गैसों से क्या करता है, आपका ऊष्मा प्राप्त करता है।
फ्लू गैसों से ऊष्मा प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है फ्लू गैसों से ऊष्मा? तो आपका एयर प्रीहीटर। एयर प्रीहीटर को जो ऊष्मा वातावरण से जो वायु होती है वो किसकी सहायता से मिलती है? फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन। एयर हीटर के अंदर क्या लगा होता है? फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन लगा होता है। वो फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन क्या करता है? वातावरण से क्या करता है? हवा को किसके अंदर भेजता है? एयर प्रीहीटर के अंदर। एयर प्रीहीटर क्या करेगा? उस हवा के अंदर से नमी को सोखकर और उस हवा को गर्म करके वो गर्म गैस से किसको भेजेगा? बॉयलर को भेजेगा। एयर प्रीहीटर को ऊष्मा कहां से मिलेगी? तो एयर प्रीहीटर को ऊष्मा मिलेगी फ्लू गैसेस से। तो आपका एयर प्रीहीटर आपका कंप्लीट हो गया। ये जो वाला कोल हैंडलिंग स्टोरेज प्लांट वो आपका ये कंप्लीट हो गया। अब आता है आपका अगला जो आपका पॉइंट आता है इसके अंदर, अगला जो भाग आता है इसके अंदर वो है आपका इकोनोमाइजर। अगला जो भाग है वो कौन सा है आपका? इकोनोमाइजर। तो इकोनोमाइजर क्या होता है इसके बारे में देखते हैं कि इकोनोमाइजर का क्या काम है। देखिए इकोनोमाइजर, ईंधन यहां से मिल गया, यहां से क्या मिल गया? इसको ईंधन मिल गया। यहां से क्या मिल गया? ईंधन। यहां से इसको क्या मिल गई? हवा। अब ईंधन मिल गया, हवा मिल गई, तो भट्टी को ईंधन दे दिया, हवा दे दी, भट्टी जलने लग गई। भट्टी जलने लग गई तो उसके अंदर क्या लाना पड़ेगा? पानी लाना पड़ेगा। वो पानी क्या होगा आपका? फिर भाप में बदलेगा। तो यहाँ पर बॉयलर को जो पानी की सप्लाई करता है, बॉयलर को जो पानी की सप्लाई करता है वो कौन करता है? आपका इकोनोमाइजर। बॉयलर को पानी की सप्लाई कौन करता है? इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर से आगे यहां पर ये एक पंप है। यहां पर क्या लगा हुआ है? एक ये पंप। इसको अपन बोलते हैं फीड वाटर पंप। इसको किस नाम से जाना जाता है? फीड वाटर पंप। ये क्या है आपका? फीड वाटर पंप है। ये फीड वाटर पंप क्या करता है आपका? ये नदी है, इस नदी से क्या करता है आपका? पानी लेता है और उस पानी को, नदी के पानी को कहां भेजता है? आपका इकोनोमाइजर। एक तो आ रहा है नदी से पानी, दूसरा कहां से आ रहा है? कंडेंसर से पानी आ रहा है। इन दोनों पानी को किसके पास भेज रहा है? आपका इकोनोमाइजर। तो सबसे पहला काम कौन कर रहा है? आपका फीड वाटर पंप। फीड वाटर पंप क्या कर रहा है? नदी से जो पानी है, नदी का जो नॉर्मल पानी है, उस नॉर्मल पानी को क्या कर रहा है? इकोनोमाइजर के पास पहुंचा रहा है। यहां पर नदी का पानी, नदी का पानी कहां जा रहा है? आपका इकोनोमाइजर। अब इकोनोमाइजर क्या करेगा? उस पानी को किसके पास भेजेगा? बॉयलर के पास। लेकिन इकोनोमाइजर क्या करेगा? उस नदी के पानी को भेजने से पहले उस पानी को थोड़ा सा क्या कर देगा? गर्म कर देगा। क्योंकि इकोनोमाइजर के अंदर भी क्या है? आपके फ्लू गैस है। इकोनोमाइजर के अंदर क्या लगी होती है? पानी की बहुत सारी ट्यूब लगी होती है, आपके ऊर्ध्वाधर या फिर आपकी क्षैतिज ट्यूबें होती है। इस प्रकार से, इस प्रकार से इकोनोमाइजर के अंदर इस प्रकार से क्या करती है? आपकी पानी की ट्यूबें होती है बहुत सारी। अब यहां से जो पानी आ रहा है, ये पानी तो कहां से आ रहा है? आपका फीड वाटर पंप से। ये पानी कहां से आ रहा है? आपका फीड वाटर पंप से। यहां से इन ट्यूब के अंदर क्या किया जाता है? पानी को क्या किया जाता है? प्रवाहित किया जाता है। जब ये पानी इन ट्यूब के अंदर से होता हुआ, अब ये पानी फिर कहां पर भेजा जाएगा? आपका यहां से ये पानी भेजा जाएगा कहां? बॉयलर के अंदर। तो ये इन ट्यूब के अंदर क्या कर रहा है? आपका फीड वाटर पंप से इकोनोमाइजर के अंदर ये जो ट्यूब्स होती है, इन ट्यूब्स के अंदर पानी प्रवाहित होता है। फिर नीचे से क्या आ रही है? यहां से फ्लू गैस है। अब इन ट्यूब के ऊपर से क्या की जाती है? ऐसे यहां से गर्म गैसें, इन ट्यूब के ऊपर क्या की जाती है? यहां से गरम गरम गैसें इन ट्यूब के अंदर क्या की जाती है? प्रवाहित की जाती है। अब यहां से ये गरम गैसें जा रही है। अब गरम गैस जब इन ट्यूब के संपर्क में आएगी, तो गरम गैस जब इन ट्यूब के संपर्क में आएगी तो इस ट्यूब के अंदर बहने वाले पानी के तापमान को क्या कर देगी? बढ़ा देगी। तो इकोनोमाइजर क्या करता है? फीड वाटर पंप से आने वाले जो पानी है उसके तापमान को बढ़ाकर, इकोनोमाइजर फीड वाटर पंप से आने वाले पानी के तापमान को बढ़ाकर किसको सप्लाई करता है? बॉयलर को बढ़ाता है। तो इकोनोमाइजर का काम समझ में आ गया आपका। इकोनोमाइजर क्या करता है? फीड वाटर पंप से जो पानी आता है उस पानी के टेम्परेचर को क्या करता है? बढ़ाता है, उस पानी को गर्म करता है। गर्म करने के पश्चात वो पानी किसके पास जाता है? आपका बॉयलर के पास। तो इकोनोमाइजर के अंदर, अब इकोनोमाइजर को ऊष्मा कहां से प्राप्त हो रही है? जैसे एयर प्री हीटर को ऊष्मा फ्लू गैसों से प्राप्त हो रही थी, वैसे के वैसे ही इकोनोमाइजर को भी ऊष्मा किससे प्राप्त हो रही है? आपके फ्लू गैसों से। इकोनोमाइजर क्या करता है? थर्मल पावर प्लांट की क्या करता है? तापीय दक्षता को बढ़ाता है। थर्मल पावर प्लांट की क्या करता है? तापीय दक्षता को बढ़ाता है। देखिए कैसे बढ़ाता है। अब अगर मैं यहां से नॉर्मल पानी इस बॉयलर के अंदर भेज देता तो उस पानी को गर्म कर होने में और उसकी भाप बनने में क्या लगता? आपको अधिक समय लगता। लेकिन मैंने बॉयलर के अंदर पहले से ही गर्म पानी, बॉयलर के अंदर पानी को पहले ही मैंने इकोनोमाइजर के अंदर गर्म कर लिया और गर्म करने के पश्चात फिर अपन बॉयलर के अंदर भेज रहे हैं। तो गर्म पानी जब बॉयलर के अंदर आ रहा है तो बॉयलर के अंदर भाप बनने की जो प्रक्रिया है वो जल्दी क्या हो जाएगी? आपकी स्टार्ट हो जल जाएगी, यानी कि भाप आपकी जल्दी बनना लग जाएगी। जिससे क्या होगा? इस थर्मल पावर प्लांट की तापीय दक्षता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी।
तो इकोनोमाइजर क्या करता है, थर्मल पावर प्लांट की तापीय दक्षता को बढ़ाता है, यानी कि थर्मल पावर प्लांट की तापीय दक्षता को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। अब यहाँ पर गर्म पानी आ रहा है, गर्म पानी आ रहा है तो उसको भाप में बदलने के लिए अपन को कोयले की आवश्यकता क्या पड़ेगी, कम पड़ेगी, कम कोयला चाहिएगा। तो इससे क्या हो जाती है, आपके कोयले के अंदर क्या हो जाती है, आपकी बचत हो जाती है। तो दो काम हो गए इकोनोमाइजर। तो इकोनोमाइजर के अंदर लिख लेते हैं सबसे पहले के, तो क्या करता है इकोनोमाइजर, क्या करता है थर्मल पावर प्लांट की क्या करता है, ये तापीय दक्षता बढ़ाता है। थर्मल पावर प्लांट की क्या करता है, तापीय दक्षता को क्या करता है, ये बढ़ाता है। थर्मल पावर प्लांट की क्या बढ़ाता है, ये तापीय दक्षता। कौन, आपका इकोनोमाइजर। तापीय दक्षता को कितना परसेंट बढ़ा देता है, ये 1%। इससे तापीय दक्षता कितनी परसेंट बढ़ जाती है, आपकी 1% बढ़ती है। तापीय दक्षता कितनी परसेंट बढ़ती है इससे, तापीय दक्षता कितनी परसेंट बढ़ती है इससे, 1%। अब तापीय दक्षता बढ़ने से क्या हो जाता है, आपका जो कोयला है, तो ये इससे क्या होती है, कोयले की क्या होती है, आपके कोयले की क्या होती है, आपकी बचत होती है। कोयले की कितनी बचत हो जाती है, आपके 15% से लेकर 20% कोयले की क्या हो जाती है, इससे क्या हो जाती है, बचत हो जाती है। इकोनोमाइजर क्या करता है, इकोनोमाइजर क्या करता है, यहां लिख देता हूं मैं इकोनोमाइजर, हिंदी में ही लिखेंगे इसको इकोनोमाइजर। तो इकोनोमाइजर क्या काम करता है, आपका फीड वाटर पंप, क्या है आपका फीड वाटर पंप। फीड वाटर पंप से क्या आता है, आने वाले पानी को, फीड वाटर पंप से आने वाले पानी को, आने वाले पानी को गर्म करके किसके पास भेजता है, ये बॉयलर के पास भेजता है, बॉयलर में भेजता है। तो इकोनोमाइजर का काम क्या हो गया, इकोनोमाइजर क्या कर रहा है, फीड वाटर पंप से जो आ रहा है पानी, उस पानी को गर्म करके कहां भेज रहा है, बॉयलर में। इकोनोमाइजर को जो ऊष्मा प्राप्त होती है, इकोनोमाइजर को जो ऊष्मा प्राप्त होती है, वो ऊष्मा किससे मिलती है, तो इकोनोमाइजर को जो ऊष्मा होती है वो फ्लू गैसों से मिलती है। किससे मिलती है, आपके फ्लू गैसों। इन फ्लू गैसेस से इकोनोमाइजर को क्या करती है, आपकी ऊष्मा प्राप्त होती है। तो ये हो गया आपका इकोनोमाइजर। तो इकोनोमाइजर क्या करता है, इस थर्मल पावर प्लांट की तापीय दक्षता को बढ़ाता है। कितना परसेंट बढ़ा देता है, लगभग 1%। अगर अच्छे प्रकार से इकोनोमाइजर को काम किया जाए तो ये दक्षता आपके 4 से 5% भी क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। दूसरा क्या कर रहा है, ये दूसरा काम कर रहा है, ये कोयले की बचत कर रहा है। कोयले की कितनी बचत हो रही है इसमें, तापीय दक्षता बढ़ने से 15 से 20%। किस प्रकार से बचत हो रही है, पानी को हमने पहले ही यहाँ पर गर्म कर लिया, इस गर्म पानी को बॉयलर में भेज रहे हैं तो भाप जल्दी बनना स्टार्ट हो जाती है, जिससे अपने कोयले की क्या हो जाती है, आपकी बचत हो जाती है। इकोनोमाइजर क्या कर रहा है, आपका काम क्या हो गया, फीड वाटर पंप से आने वाले पानी को गर्म करके किस में भेजता है, बॉयलर में। ये कौन सा पंप है, आपका फीड वाटर पंप। तो यहां से पानी आ रहा है, यहां से पानी सबसे पहले किसके पास जाएगा, इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर से गर्म पानी कहां आ गया, बॉयलर के अंदर आ गया, बॉयलर के अंदर आ गया। अब बॉयलर के अंदर क्या लगी हुई है, भट्टी लगी हुई है। अब ये पानी क्या होगा, आपका गर्म होगा, गर्म होने होगा तो क्या बनेगी, आपकी भाप बनेगी। क्या बनेगी, भाप। तो इस बॉयलर के अंदर क्या बनेगी, अब आपकी भाप बन जाएगी। तो अब अपन देख लेते हैं किसके बारे में, देख लेते हैं थोड़ा सा बॉयलर के बारे में। तो बॉयलर तो आपको पता ही है, बॉयलर क्या काम करता है। तो बॉयलर आपका थर्मल पावर प्लांट का मुख्य भाग हो गया आपका बॉयलर। बॉयलर के अंदर क्या किया जाता है, पानी को गर्म करके उसको क्या किया जाता है, भाप में कन्वर्ट किया जाता है। तो बॉयलर के अंदर क्या करते हैं अपन, गर्म पानी को गर्म कर क्या किया जाता है, पानी को गर्म करके, पानी को गर्म करके, पानी को गर्म करके क्या करते हैं अपन, भाप में परिवर्तित करते हैं। पानी को गर्म करके किस में परिवर्तित करते हैं अपन, भाप में। ये काम कहाँ पर होता है, आपके बॉयलर में होता है। क्या होता है, बॉयलर। अब बॉयलर से जो भाप बनती है, बॉयलर से जो भाप बनती है वो भाप किसके पास जाती है, तो बॉयलर से बनने वाली भाप, बॉयलर से, बॉयलर में बनने वाली भाप, क्या बॉयलर में बनने वाली भाप, बनने वाली भाप यानी कि स्टीम। भाप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, स्टीम। बॉयलर में बनने वाली भाप को क्या किया जाता है अपन, सुपर हीटर के पास भेजा जाता है। किसके पास भेजा जाता है, सुपर हीटर। सुपर हीटर में क्या करते हैं अपन, भेजते हैं। तो ये क्या हो गया आपका बॉयलर। तो बॉयलर के अंदर तो आपको मैंने बताया कि क्या होता है, गर्म पानी आता है, पानी से भाप बनती है। अब ये जो भाप बन रही है, ये वाला, यहाँ से क्या हो रहा है, आपका गर्म पानी आ रहा है। यहाँ से क्या आ रहा है, आपका गर्म पानी। ये गर्म पानी कहाँ से आ रहा है, आपका इकोनोमाइजर से। गर्म पानी आ गया, हवा आ गई, ईंधन आ गया। अब पानी भाप में बदलेगा तो यहाँ से ये निकलेगी भाप। यहाँ से क्या निकलेगी, आपकी भाप, यानी कि स्टीम। ये स्टीम किसके पास जा रही है, तो ये स्टीम कहाँ जा रही है, आपके पास सुपर हीटर के पास। देखिए ये भाप यहाँ से भाप किसके पास पहुंची, सुपर हीटर के अंदर। तो बॉयलर का काम कंप्लीट हो गया। अब अगला जो पार्ट आता है आपका, वो कौन सा आ जाता है, आपका सुपर हीटर।
अब देखते हैं सुपर हीटर क्या काम कर रहा है इसके अंदर। तो देख लो सुपर हीटर, सुपर हीटर, ठीक है, सुपर हीटर। देखिए सुपर हीटर, तो देखिए यहां से बॉयलर के अंदर भाप बनी, उस भाप को अपन ने किसके पास भेज दिया, सुपर हीटर के अंदर। अब सुपर हीटर से भाप कहां जा रही है आपके पास, टरबाइन के पास। देखिए सुपर हीटर से ये जो लाइन निकल के जा रही है वो डायरेक्ट किसके पास जा रही है, टरबाइन के पास। तो बॉयलर से भाप आई किसके पास, सुपर हीटर। सुपर हीटर ने उस भाप को किसके पास भेजेगा, टरबाइन के पास। लेकिन सुपर हीटर क्या करेगा, इस भाप को टरबाइन से भेजने से पहले क्या करेगा, ये जो भाप है इस भाप के अंदर क्या है, आपकी नमी है। इस भाप के अंदर क्या है, आपकी नमी। अब अगर मैंने नमी युक्त भाप को टरबाइन की ब्लेडों पर भेजा तो नमी के अंदर क्या होता है, पानी। अब टरबाइन की ब्लेडों पर जब पानी आएगा, नमी युक्त भाप आएगी, तो टरबाइन की ब्लेडों पर क्या लग सकती है, जंग लग सकती है। टरबाइन की ब्लेडों पर क्या लग जाएगी, जंग। तो टरबाइन की ब्लेडों को जंग लगने से बचाने के लिए इस भाप के अंदर जो नमी है उस नमी को क्या करना पड़ेगा, सोखना पड़ेगा। जैसे हमने वातावरण से आने वाली हवा की नमी को किससे सोखा था, एयर प्रीहेटर से, वैसे ही बॉयलर से निकलने वाली जो भाप है उस भाप की नमी को सोखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन, सुपर हीटर का। तो सुपर हीटर क्या काम करता है, बॉयलर से आने वाली जो नमी युक्त भाप है उस नमी युक्त भाप की नमी को क्या करता है, सोख लेता है। यानी कि उस भाप को बिल्कुल शुष्क करके उस शुष्क भाप को किसके पास भेजता है, ये टरबाइन के पास भेजता है। जिससे क्या होता है, टरबाइन की ब्लेडों पर जंग लगने का खतरा नहीं होता है। तो सुपर हीटर क्या कर रहा है, इस भाप की नमी को क्या कर रहा है, सोख रहा है। यानी कि भाप के तापमान को क्या कर रहा है, ये बढ़ा रहा है। तो सुपर हीटर बॉयलर से आने वाली भाप के तापमान को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और उस बढ़ी हुई भाप को क्या करता है, ज्यादा तापमान वाली भाप को किसके पास भेजा जाता है, टरबाइन के पास भेजा जाता है। अब सुपर हीटर भी क्या करता है, ऊष्मा चाहिए इसको भाई, उस भाप की नमी को सोखने के लिए इसको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ऊष्मा की। तो सुपर हीटर को भी ऊष्मा कहां से मिलेगी, फ्लू गैसों से। किससे मिलेगी, फ्लू गैसों से। तो सुपर हीटर फ्लू गैसों से ऊष्मा लेगा और इस बॉयलर से आने वाली जो नमी युक्त भाप है उसकी नमी को सोख कर कहां पहुंचा देगा, टरबाइन के पास। तो ये काम किसका हो गया, आपका सुपर हीटर। तो सुपर हीटर भी एक तरह से इस थर्मल पावर प्लांट की तापीय दक्षता को क्या करता है, बढ़ाता है। तो सुपर हीटर के अंदर क्या क्या लिखना है आपको, तो ये भी क्या करता है, प्लांट की क्या करता है, ये तापीय दक्षता बढ़ाता है। प्लांट की क्या करता है, ये तापीय दक्षता को क्या करता है, ये बढ़ाता है। सुपर हीटर का काम क्या हो गया, पावर या थर्मल पावर प्लांट है उसकी तापीय दक्षता को क्या करता है, बढ़ाता है। काम क्या कर रहा है, ये बॉयलर से आने वाली, क्या का काम कर रहा है आपका, बॉयलर से आने वाली जो नमी युक्त भाप है, नमी युक्त भाप यानी कि स्टीम, नमी युक्त भाप के तापमान को बढ़ाकर, के तापमान को बढ़ाकर उसे क्या कर देता है, शुष्क कर देता है। नमीयुक्त भाप का तापमान बढ़ा देता है और तापमान को बढ़ाकर उसको क्या कर देता है, शुष्क कर देता है। मतलब उसकी नमी को क्या कर लेता है, सोख लेता है। फिर क्या करता है, इस शुष्क भाप को, इस शुष्क भाप को टरबाइन के पास इस शुष्क भाप को क्या किया जाता है, टरबाइन के पास भेजा जाता है। जिससे क्या होता है, टरबाइन की ब्लेडों पर, जिससे टरबाइन की ब्लेडों पर जंग नहीं लगती, जंग नहीं लगती है। तो टरबाइन की ब्लेडों को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, जो बॉयलर से जो नमी युक्त भाप आ रही है उस नमी युक्त भाप को सुपर हीटर के अंदर क्या कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है और उसको फिर टरबाइन के पास भेजा जाता है। फिर ये भी याद रख लो आप, सुपर हीटर को ऊष्मा किससे मिल रही है, तो सुपर हीटर को जो ऊष्मा मिल रही है, सुपर हीटर को जो ऊष्मा प्राप्त हो रही है वो ऊष्मा किससे प्राप्त हो रही है, तो सुपर हीटर को ऊष्मा मिल रही है कहां से, आपके फ्लू गैसों से। किससे मिल रही है सुपर हीटर को ऊष्मा, फ्लू गैसों से। तो ये आपका हो गया सुपर हीटर।
तो हमने देखा बॉयलर, एयर प्री हीटर, इकोनोमाइजर और सुपर हीटर। इन सारी चीजों के बारे में आपके अच्छे से समझ में आ गया क्या काम है, किस प्रकार से इनको कहां से ऊष्मा मिल रही है और कहां से क्या क्या चीजें इनके अंदर आ रही है। ये सारी चीजें कंप्लीट होगी, नोट किया इसको। फिर आगे बात करेंगे। अब देखिए सुपर हीटर, सुपर हीटर से जो भाप है, सूखी हुई भाप है, जो ड्राई स्टीम है आपकी, बिल्कुल जो ड्राई स्टीम है, वो ड्राई स्टीम किसके पास जा रही है, आपके टरबाइन के पास। तो अगला जो इसके अंदर पार्ट आता है, वो अगला पार्ट क्या आ जाता है, आपका टरबाइन आ जाता है। क्या आ जाता है, टरबाइन। या फिर आप देखिए सुपर हीटर, ये और देख लो, आपका थोड़ा सा याद रख लेना, ये जो सुपर हीटर होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, तो सुपर हीटर वो 3 प्रकार के होते हैं। सुपर हीटर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। ये किसके प्रकार है, आपके सुपर हीटर के प्रकार भी देख लो, पूछ ले नाम कभी। तो सुपर हीटर कितने प्रकार के होते हैं, आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेडियंट सुपर हीटर, रेडियंट। एक होता है रेडियंट सुपर हीटर, दूसरा होता है संवहन सुपर हीटर, और एक होता है अलग से प्रज्वलित, अलग से प्रज्वलित सुपर हीटर। यानी कि इसको इंग्लिश में लिखेंगे अपन सेपरेटली फायर्ड सुपर हीटर। इसको अपन बोलेंगे कन्वेंशनल सुपर हीटर। इसको अपन बोलेंगे रेडियंट सुपर हीटर। क्या बोलेंगे, रेडियंट सुपर हीटर। तो सुपर हीटर कितने प्रकार के होते हैं, आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रेडियंट, दूसरा होता है कन्वेंशनल, तीसरा होता है आपका सेपरेटली फायर्ड। यानी कि रेडियंट सुपर हीटर, संवहन सुपर हीटर और अलग से। ये जो रेडियंट सुपर हीटर है, इसका प्रयोग किया जाता है स्मॉल पावर प्लांट के अंदर। स्मॉल यानी कि छोटे पावर प्लांट के अंदर। छोटे पावर प्लांट के अंदर तो कौन सा सुपर हीटर काम में लेंगे, रेडियंट। यहां पर ये जो सुपर हीटर लगा हुआ है, ये सुपर हीटर है आपका कौन सा, कन्वेंशनल सुपर हीटर, यानी कि जो मीडियम पावर प्लांट होते हैं। कन्वेंशनल सुपर हीटर को क्या किया जाता है, भट्टी से निकलने वाली जो फ्लू गैसेज होती है, उन फ्लू गैसों के मार्ग में इसको क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। तो सुपर हीटर को कहां पर लगाते हैं, तो भट्टी से निकलने वाली जो फ्लू गैसें हैं, उन फ्लू गैसों के मार्ग में किसको लगाया जाता है, आपका कन्वेंशनल सुपर हीटर को निकाला जाता है। यहां से ये भट्टी है, इस भट्टी से ये फ्लू गैसें निकल रही हैं, इन फ्लू गैसों के मार्ग में ही अपन ने क्या लगाया, सुपर हीटर। फिर सुपर हीटर से इकोनोमाइजर, इकोनोमाइजर से फ्लू गैसें कहां जा रही है, एयर प्री हीटर, एयर प्री हीटर से सुपर, ये आपकी जो फ्लू गैसें हैं वो किसके पास जा रही है, ये है चिमनी। ये क्या है, आपकी चिमनी, चिमनी के पास जा रही है, और चिमनी से ये फ्लू गैसें आपके वातावरण के अंदर क्या कर दी जाती है, छोड़ दी जाती है। तो फ्लू गैसें यहां से स्टार्ट हुई, सुपर हीटर, सुपर हीटर से इकोनोमाइजर, इकोनोमाइजर से एयर प्री हीटर, एयर प्री हीटर के बाद में ये चिमनी लगी होती है, चिमनी के अंदर से क्या की जाती है, ये जो फ्लू गैसेस है उनसे हानिकारक कणों को ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या काम करता है, यहाँ पर जो फ्लू गैस आ रही है, उन फ्लू गैसों के अंदर जो हानिकारक पार्टिकल्स होते हैं, हानिकारक कण होते हैं, उन हानिकारक कणों को यहाँ पर एकत्रित कर लेता है, और बची हुई जो गैस है उसको वातावरण के अंदर क्या कर देता है, ये छोड़ देता है। तो आपका सुपर हीटर कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के, याद रख लेना, नाम याद रख लेना, रेडियंट, संवहन और अलग से। इसका प्रयोग करेंगे छोटे पावर प्लांट के अंदर, इसका प्रयोग करेंगे मीडियम पावर प्लांट के अंदर, और इसका प्रयोग किया जाता है बड़े पावर प्लांट के अंदर। किसके अंदर, बड़े पावर प्लांट में। बड़े पावर प्लांट में क्या किया जाता है, अलग से बॉयलर को इसे अलग से क्या किया जाता है, यहां पर स्थापित किया जाता है, सेपरेटली फायर्ड सुपर हीटर। तो सुपर हीटर कितने प्रकार के होते हैं, आपके 3 प्रकार के, नाम याद रख लेना। और इनका उपयोग छोटे पावर प्लांट के अंदर कौन सा, रेडियंट, और बड़े के अंदर कौन सा, सेपरेटली फायर्ड। और वैसे नॉर्मल पावर प्लांट के अंदर कौन सा होता है, आपका कन्वेंशन काम में आता है। अब सुपर हीटर के बाद में आता है कौन, आपका टरबाइन आ जाता है। सुपर हीटर के बाद में क्या आ जाता है, आपका टरबाइन। तो टरबाइन तो आपको पता ही है, सभी पावर प्लांट के अंदर लगेगा टरबाइन। यहां से सुपर हीटर से क्या आ रही है, शुष्क भाप आ रही है,
सुपर हीटर से क्या आ रही है, शुष्क भाप। यहां पर नमी युक्त भाप थी, इस नमी युक्त भाप को सुपर हीटर ने किस में बदल दिया, शुष्क भाप में। ये शुष्क भाप किसके पास जा रही है, टरबाइन के पास। अब ये भाप जब टरबाइन के ब्लेडों पर जाएगी तो टरबाइन क्या करेगा, घूमेगा। तो इस टरबाइन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, अल्टरनेटर। जब टरबाइन घूमेगा तो टरबाइन की शाफ्ट घूमेगी, टरबाइन की शाफ्ट और अल्टरनेटर की शाफ्ट को हमने कपलिंग कर रखी है। तो जैसे ही अल्टरनेटर का क्या होगा, आपका आर्मेचर घूमेगा तो अल्टरनेटर के अंदर क्या हो जाएगा, आपका विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा। तो ये शुष्क भाप की सहायता से टरबाइन को क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। अब टरबाइन घूमता है तो टरबाइन के साथ अल्टरनेटर का शाफ्ट घूमेगा, अल्टरनेटर के शाफ्ट घूमने से इस अल्टरनेटर के अंदर क्या हो जाएगी, आपकी विद्युत वाहक बल पैदा होने लग जाएगा। अब ये टरबाइन के पास शुष्क भाप हुई, टरबाइन ने ब्लेडों को क्या कर दिया, घुमा दिया। अब ब्लेडों को घुमाने के पश्चात जो भाप बची है, आपकी जो एग्जॉस्ट भाप है, आपकी जो क्या है, आपकी एग्जॉस्ट भाप, अब भी तो भाप बचेगी। तो आपकी जो एग्जॉस्ट स्टीम है, आपकी जो एग्जॉस्ट स्टीम है, मतलब बाहर निकलने में टरबाइन से जो ऊष्मा बाहर निकल रही है, उस ऊष्मा को वापस किसके पास भेज दिया जाता है, कंडेंसर के पास। तो टरबाइन से जो आपकी एग्जॉस्ट स्टीम है, उस एग्जॉस्ट स्टीम को किसके पास भेजा जा रहा है, आपके कंडेंसर के पास भेजा जा रहा है। किसके पास भेजा जा रहा है, कंडेंसर। तो कंडेंसर के अंदर भाप किससे आती है, तो कंडेंसर के अंदर भाप किससे आ रही है, टरबाइन से। आपको याद रखना है कि कैसे कैसे प्रोसेस, कहां से पानी कैसे गया, किधर से आया, वो सारी चीजें मैं आपको एक एक पार्ट्स बता रहा हूं। तो टरबाइन से बची हुई भाप को किसके पास भेजा जाता है, कंडेंसर। अब कंडेंसर के अंदर क्या होती है, बहुत सारी ट्यूबें होती है, उसके अंदर कंडेंसर के अंदर क्या होता है, ये कूलिंग टावर लगा होता है। कंडेंसर के अंदर ही क्या होता है, कूलिंग टावर। अब कूलिंग टावर के अंदर क्या आएगी, ये जो भाप है, इस भाप को क्या किया जाता है, ऊपर से ठंडे पानी की क्या की जाती है, इस पर बौछार की जाती है। तो जैसे इस पर भाप पे ऊपर ठंडे पानी की बौछार की जाएगी तो ये भाप वापस क्या बदल जाएगा, पानी में बदल जाएगा। तो कूलिंग टावर के अंदर भाप वापस किस में बदल जाएगी, पानी के अंदर। तो कूलिंग टावर क्या करता है, कंडेंसेशन प्रोसेस के माध्यम से, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको संघनन प्रक्रिया। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, संघनन प्रक्रिया। तो इस कंडेंसर के अंदर क्या होती है, संघनन प्रक्रिया होती है। कंडेंसर के अंदर क्या होती है, संघनन प्रक्रिया होती है, यानी कि कंडेंसेशन प्रोसेस होती है। इस संघनन प्रक्रिया के माध्यम से आपकी ये जो भाप है वो किस में बदल जाती है, पानी के अंदर बदल जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंडेंसर के अंदर जो भाप होती है वो पानी में बदलने की जो प्रक्रिया है वो कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से होती है, तो संघनन प्रक्रिया, यानी कि कंडेंसेशन प्रोसेस के माध्यम से ये भाप है वो पानी में बदल जाती है। तो कंडेंसर के अंदर यहाँ से इसको बोलते हैं सर्कुलेटिंग वाटर पंप। इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलेटिंग वाटर पंप। तो ये क्या लगा हुआ है, एक आपका सर्कुलेटिंग वाटर पंप लगा हुआ है। सर्कुलेटिंग वाटर पंप क्या करता है, ये कूलिंग टावर के अंदर जो भाप है वो पानी में बदली थी, वो कूलिंग टावर से पानी को किसके अंदर भेजता है, कंडेंसर। फिर कंडेंसर से फिर ये वापस सर्कुलेटिंग पंप लगा हुआ है, ये पंप वापस कंडेंसर से क्या लेता है, पानी को लेता है और पानी को इस फीड वाटर पंप की सहायता से किसके अंदर भेज देता है, इकोनोमाइजर के। तो इकोनोमाइजर आपका ये कंडेंसर है वो दो काम कर रहा है। कंडेंसर आपका यहाँ पर दो काम करता है, याद रखना। कंडेंसर एक तो जो भाप है उसको किस में बदल रहा है, पानी में। कंडेंसर के अंदर भाप आई, उस कंडेंसर ने इस भाप को किसके पास भेज दिया, कूलिंग टावर ने। कूलिंग टावर के अंदर पानी की बौछारें गिराई जिससे वो भाप किस में बदल गया, पानी में। फिर इस भाप को, इस पानी को वापस किसके अंदर भेजा, कंडेंसर के अंदर। फिर ये पानी कंडेंसर के अंदर वापस क्या होगा, थोड़ा सा गर्म होगा। किससे गर्म होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रही है, गर्म भाप आ रही है। इस भाप से ये पानी थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, गर्म। इस सर्कुलेटिंग पंप की सहायता से फीड वाटर पंप के पास भेजा जाएगा और फीड वाटर पंप इस पानी को कहाँ पहुंचा देगा, इकोनोमाइजर के अंदर पहुंचा देगा। तो यहाँ से आई शुष्क भाप। शुष्क भाप पहले क्या आई, टरबाइन के पास। टरबाइन, इस शुष्क भाप ने पहले क्या किया, टरबाइन को घुमाया। टरबाइन को घुमाने के पश्चात जो बची हुई भाप है उसको कहाँ भेज दिया, कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर से भाप कहाँ आ गई, कूलिंग टावर के अंदर। कूलिंग टावर के अंदर भाप को क्या कर दिया, पानी में बदल लिया। इस पानी को वापस कंडेंसर के माध्यम से, फीड वाटर पंप के माध्यम से वापस इकोनोमाइजर के अंदर क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। अब नीचे आपके क्या है, ये नदी हुई है। इस नदी से भी क्या कर रहा है, आपका पानी आ रहा है। भाई इतना भाप, तो भाप पूरी की पूरी भाप तो पानी में कन्वर्ट होने वाली है नहीं, तो पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, कम। तो जो और एक्स्ट्रा पानी है वो इस नदी से लिया जाता है। तो यहाँ पर लगाया जाता है क्या, आपका वाटर ट्रीटमेंट चेम्बर। यहाँ पर क्या लगाया गया है आपका, यहाँ पर लगाया गया है आपका वाटर ट्रीटमेंट चेम्बर।
वाटर ट्रीटमेंट चैम्बर के अंदर क्या किया जाता है, पानी के अंदर जो अशुद्धियां होती है उन अशुद्धियों को यहाँ पर क्या कर लिया जाता है, हटा दिया जाता है। उन अशुद्धियों को क्या कर लिया जाता है, छान लिया जाता है और शुद्ध पानी को इस फीड वाटर पंप के माध्यम से इकोनोमाइजर के अंदर क्या किया जाता है, आपका भेजा जाता है। तो ये हो गया आपका क्या, आपका थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट के अंदर आप ये डायग्राम देख पा रहे हो, ये आपका थर्मल पावर प्लांट का डायग्राम। अब मैं यहाँ पर आपको कंडेंसर के बारे में थोड़ा सा लिखा दूँ। तो टरबाइन तो क्या करता है, टरबाइन क्या करता है, शुष्क भाप की सहायता से, शुष्क भाप की सहायता से क्या करते हैं अपन, टरबाइन ब्लेड को घुमाते हैं, टरबाइन ब्लेड्स को क्या करते हैं अपन, घुमाते हैं, जिससे क्या होता है आपका, जिससे अल्टरनेटर, जिससे अल्टरनेटर की शाफ्ट घूमती है और अल्टरनेटर में, और अल्टरनेटर क्या करता है, विद्युत का उत्पादन करता है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, बची हुई भाप को, बची हुई भाप को कंडेंसर के पास, कंडेंसर के पास भेज दिया जाता है। बची हुई भाप को किसके पास भेज देते हैं, कंडेंसर के पास। ठीक है, इतना नोट किया। अब क्या करेगा कंडेंसर, क्या करेगा, कूलिंग टावर के माध्यम से, कंडेंसर क्या करेगा आपका, कंडेंसर क्या करता है, कूलिंग टावर, कूलिंग टावर की सहायता से, कूलिंग टावर की सहायता से इस भाप को पानी में परिवर्तित कर देता है। एक और लिख लेना, कंडेंसर संघनन प्रक्रिया, संघनन प्रक्रिया यानी कि कंडेंसेशन प्रोसेस, कंडेंसेशन प्रोसेस के माध्यम से भाप को पानी में बदलता है। ठीक है, ये कंडेंसर कंप्लीट हो गया आपका, कूलिंग टावर कंप्लीट हो गया। इसके बाद में बच रहा है आपका चिमनी। चिमनी के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है, ये नोट किया। लास्ट बच रहा है आपका क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, क्या काम करता है, आपका एयर प्री हीटर से बची हुई जो आपकी फ्लू गैसेज है, वो फ्लू गैसेज कहाँ जाती है, चिमनी के पास जाती है। अब इन फ्लू गैसेज के अंदर क्या होते हैं, आपके हानिकारक हानिकारक धूल के कण होते हैं। उन हानिकारक धूल के कणों को सोखने का जो काम करता है वो कौन करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है। इसके अंदर क्या लगी होती है, एक रोड लगी होती है, इलेक्ट्रोड वाली रोड लगी होती है। वो रोड क्या करती है, इस फ्लू गैस के अंदर से जो हानिकारक डस्ट पार्टिकल होते हैं उन रोड को, वो रोड उन डस्ट पार्टिकल को अपनी तरफ क्या कर लेती है, खींच लेती है, और फिर उस शुद्ध हवा को या शुद्ध फ्लू गैसेज को फिर क्या कर दिया जाता है, वातावरण के अंदर क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या करता है, इसके अंदर एक रोड लगी होती है, उस रोड के माध्यम से फ्लू गैसेस के अंदर से जो हानिकारक धूल के कण होते हैं उनको क्या कर लेता है, ये सोख लेता है, और उन हानिकारक धूल कणों को सोख कर फिर शुद्ध हवा को क्या करता है, ये वायु के अंदर भेजता है। तो ये क्या करता है, यह फ्लू गैस से, फ्लू गैसों से हानिकारक
हानिकारक धूल कणों को एक रोड के माध्यम से सोख लेता है। इसके अंदर क्या होते हैं, धूल के कण कहाँ एकत्रित होते हैं, ये हूफर। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रोड के माध्यम से धूल के कणों को जो सोख रहा है ना, उन धूल के कणों को कहां पर एकत्रित करता है, ये तो हूपर में एकत्रित करता है। धूल के कणों को हूपर में क्या करता है, ये एकत्रित करता है। तो ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो ये है आपका थर्मल पावर प्लांट। क्या हो गया आपका थर्मल पावर प्लांट, यहां पर से क्या हो जाता है आपका कंप्लीट हो जाता है। तो थर्मल पावर प्लांट के अंदर अब देखिए, यहां से एक चीज और रहेगी, यहां से थर्मल पावर प्लांट के अंदर अपन ने क्या किया, कोयले को जलाया। अब कोयले को जलाया तो उसके अंदर क्या होगा, राख भी बनेगी। उसके अंदर क्या बनेगी, राख। तो बॉयलर से इस राख को क्या किया जाता है, आपका आस हैंडलिंग प्लांट। ये क्या है आपका आस हैंडलिंग प्लांट है। तो ये आस हैंडलिंग प्लांट के अंदर क्या किया जाता है, जो कोयले के जलने के कारण जो राख बनती है, उस राख को यहां पर एकत्रित कर लिया जाता है। फिर इस आस हैंडलिंग प्लांट से इस राख को क्या किया जाता है, आपका आस स्टोरेज के अंदर ला दिया जाता है, कहां ला दिया जाता है, आस स्टोरेज के अंदर इसको क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। फिर इसको यहां पर से बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये आपका थर्मल पावर प्लांट क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। तो थर्मल पावर प्लांट के अंदर आज हमने देखा थर्मल पावर प्लांट से कितने % विद्युत का उत्पादन होता है, थर्मल पावर प्लांट से कौन कौन से हमारी एग्जाम्स के अंदर बेसिक क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके पश्चात थर्मल पावर प्लांट के अंदर हमने एक एक पार्ट्स के बारे में बहुत अच्छे से और बहुत डीपली डिस्कस किया कि इसके अंदर कौन से पार्ट्स का क्या काम कर रहा है और किस प्रकार से ये काम कर रहा है। तो हमने देखा थर्मल पावर प्लांट के अंदर सबसे पहले कोयला कोल्ड स्टोरेज प्लांट होता है। कोल स्टोरेज प्लांट से कोयला कहाँ आता है, कोल हैंडलिंग प्लांट के अंदर। कोल हैंडलिंग प्लांट से कोयले को कहाँ भेजा जाता है, बॉयलर के अंदर। फिर क्या होता है, यहाँ पर एक फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन लगा हुआ है। फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन से हवा है जो वातावरण की हवा एयर प्री हीटर के अंदर आता है। एयर प्री हीटर क्या करता है, फ्लू गैसों से उष्मा लेता है और फ्लू गैसों से उष्मा लेकर उस वायु को वातावरण से आने वाली हवा के नमी को क्या कर लेता है, सोख लेता है और सोख कर उस गर्म हवा को किसमें बहता है, बॉयलर के अंदर। फिर क्या होता है, बॉयलर के अंदर एक इकोनोमाइजर लगा होता है। इकोनोमाइजर क्या करता है, ये जो फीड वाटर पंप है, इस फीड वाटर पंप से जो आने वाला पानी है वो किसके पास आता है, इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर भी क्या करता है, फ्लू गैसों से उष्मा लेता है और उस पानी के तापमान को बढ़ाकर और फिर वो गर्म पानी है उसको बॉयलर में भेजता है। अब गर्म पानी, हवा और ईंधन, ये यहाँ पर कोयला जलेगा जिससे गर्म पानी ये क्या बनेगी, भाप बनेगी। अब ये जो भाप बन रही है, बॉयलर से बनने वाली जो भाप है उसको कहाँ भेजेंगे अपन, सुपर हीटर के अंदर। सुपर हीटर के अंदर भी क्या करेगा, फ्लू गैसों से उष्मा लेगा और ये जो भाप आ रही थी बॉयलर से, उस बॉयलर की भाप के अंदर जो नमी होती है उस नमी को सोख लेगा तथा भाप के तापमान को बढ़ाकर, वो गरम गरम भाप है, तापमान को बढ़ाकर उस शुष्क भाप को किसके पास भेज देगा, टरबाइन के पास। उस शुष्क भाप से टरबाइन की ब्लेडें क्या करेगी, घूमेगी। टरबाइन की ब्लेडें घूमेगी तो अल्टरनेटर घूमेगा और अल्टरनेटर के अंदर क्या हो जाएगी, विद्युत पैदा हो जाएगी। फिर यहाँ पर से जो बची हुई भाप है उसको कहाँ भेज दिया जाता है, कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर से ये भाप है जो कूलिंग टावर के अंदर भेजी जाती है। कूलिंग टावर के अंदर पानी की बौछारें इसके ऊपर डाल के उस भाप को वापस पानी में बदल लिया जाता है। फिर यहाँ पर एक सर्कुलेटिंग पंप लगा होता है। फिर कूलिंग टावर से वापस उस पानी को कंडेंसर के अंदर भेजा जाता है और कंडेंसर की ट्यूब के अंदर से इस पानी को क्या किया जाता है, वापस फीड वाटर पंप के माध्यम से इकोनोमाइजर के अंदर क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। अब यहाँ से ये जो फ्लू गैस है, फ्लू गैस है सुपर हीटर, सुपर हीटर से इकोनोमाइजर, इकोनोमाइजर से कहाँ जा रही है, एयर प्री हीटर, और एयर प्री हीटर से बाद में जो फ्लू गैस है, बाद में फ्लू गैस है वो कहाँ जाती है, चिमनी के पास। चिमनी के अंदर क्या लगा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या करता है, इन फ्लू गैसों के अंदर जो हानिकारक धूल के कण होते हैं उनको एक रोड के माध्यम से सोख लेता है और उनको सोख कर क्या कर लेता है, हूफर नाम का एक यंत्र है, उसके अंदर क्या कर लेता है, एकत्रित कर लेता है। फिर जो आपकी शुद्ध वायु है उसको क्या करता है, वातावरण के अंदर क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार क्या करते हैं अपन, थर्मल पावर प्लांट से क्या किया जाता है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो आज हमारा थर्मल पावर प्लांट कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।